class Earth. Now today we will start chapter 12 of history, the struggle for India's freedom. First heading, nationalism. We belong to a nation. We are one. We are held together by a bond of history, economic goals, and cultural knot. This was the unique feeling of nationalism which arose in the heart of Indians in second half of the 19th century after the revolt of 1857. This feeling motivated India to stand against a common enemy, the British government. In December 1885, the Indian National Congress was born under the leadership of this organization. Indians fought a long and courageous struggle for independence, which was finally won on 15th अगस्त 1947. तो सबसे पहले नेशनल जो राष्ट्रवाद पे बात करते हैं। हम एक राष्ट्र में रहते हैं जहां हम एक हैं, हम साथ साथ रहते हैं और ये हिस्ट्री भी है, हमारी हिस्ट्री है, हमारा कल्चरल, हम कल्चर को देखते हैं, अपनी सभ्यताओं को देखते हैं कि हमारी सभ्यताएं कितनी महान हैं। 19th सेंचुरी के बाद अगर आप उसमें देखिए तो एक रिवाल्ट हुई थी 1857 में और इससे पूरे सभी भारतीयों में एक ये बात आई कि जो है हमारा एक कॉमन एनिमी है, हमारा एक शत्रु है और वो शत्रु है ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसी का परिणाम हुआ दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ और इसमें कई लीडर आए जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और अंत में 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, accumulated grievance of the people. All sections of Indian society suffered under the British rule. The peasants were burdened with the land revenue systems. The Indian craftsmen could not compete with cheaper British machine-made goods. The educated middle class Indians were frustrated because they were not given any share of administration and were only given low paid manual jobs, and the rising Indian capitalist class were unhappy because they got no support or protection from the British government. Thus, Indian nationalist movement arose mainly because British imperialism had negative impact on the lives of Indian people. ऑल द सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत की सभी समाज के सभी वर्ग जो थे वो अंग्रेजों से पीड़ित थे और किसानों के ऊपर जो है अतिरिक्त भूमि राजस्व कर डाला जा रहा था। जितने इंडियन क्राफ्ट्समैन थे वो यानी कि इंडियन जो क्राफ्ट्समैन थे वो जो है ब्रिटिश के मशीनों से बनाए सामान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो फ्रस्ट्रेट था, निराश था, दुखी था, क्योंकि वो जो है उनको बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर नहीं मिलता था, प्रशासन में उनको शेयर नहीं मिलता था और उनकी जो बहुत ही छोटे जॉब उनको मिलते थे जिससे उनकी सैलरी बहुत ही कम होती थी और भारतीय जो पूंजीवाद था वो भी अंग्रेजों से बहुत अधिक निराश था, खुश नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो खुश नहीं था और इसीलिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने ये प्लान बनाया कि अंग्रेजों के खिलाफ वो जो है इसके लिए काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज united India into a nation. The British had introduced a common administrative system, legal system, modern transport, communication and economic policies. This was for first time that all sections of Indian society faced a common enemy and common method of exploitation. ब्रिटिश का जो प्रशासन था, जो आर्थिक पॉलिसियां थीं वो पूरे भारत के लिए था और अंग्रेजों ने इसके लिए एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया था
एक लीगल सिस्टम लागू किया था, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट बनाए थे, कम्युनिकेशन उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे लगाए थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज कई लागू की थी। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि भारत के सभी वर्गों के लोग अपना एक कॉमन शत्रु यानी कि अंग्रेजों को एक कॉमन शत्रु समझते थे, क्योंकि वो सभी उससे शोषण उनका हो रहा था। वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। Western educated middle class Indians were exposed to modern, democratic, rational and secular ideas. These educated Indians were the first to feel the humiliation under the British rule and its evil effects. They wanted a strong, united and prosperous India. The educated Indians were inspired by ideas of French and American Revolution, and they wanted to emulate these revolutionary ideas of liberty and freedom. वेस्टर्न जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, जो मिडिल क्लास इंडियन था, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के जो भारतीय जो पढ़े लिखे थे, वो चाहते थे कि यहां पर एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक तो बने, लेकिन ये जो पढ़े लिखे भारतीय थे, इन्होंने फील किया कि ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत कई इसमें बुराइयां हैं, और वो ये फील करते थे कि यहाँ पर उनका ह्यूमिलेशन, अपमान हो रहा है, अपमानित किए जा रहे हैं, और वो चाहते थे एक मजबूत भारत, एक एकीकृत भारत, एक प्रॉस्परस भारत चाहते थे ये। और जो एजुकेटेड इंडियंस थे ये प्रेरित थे, इनको प्रेरणा मिल रही थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से और अमेरिकन रिवॉल्यूशन से। इन क्रांतियों से इनको ये आइडिया मिला कि हम भी अपनी आजादी और स्वतंत्रता पा सकते हैं। Racial abhorrence of British. The British practiced racial discrimination against the Indians. Indians were not allowed to enter the European clubs and not even permitted to share in same compartment in train with the European passengers. The Arms Act was another example of racial discrimination. Lord Luton passed this act in 1875, which means that Indians cannot keep the firearms. Another discriminatory act passed by British was the Vernacular Press Act of 1878, curbing the freedom of vernacular newspapers. Strong protest by British in India against the Ilbert Bill of 1883, which tried to give the Indian judges the power to judge the cases of British and other Europeans, and the withdrawal of this bill proved that British were not ready to give equal political rights of Indians. As a result of this discriminatory policy of British, Indians felt very humiliated and they stood as one against the British rule. This growing sense of nationalism led to formation of many political organizations in different parts of India. Example, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास Mahajan Sabha, Bombay Presidency Association, etc. The most important of these association was Indian Association of Calcutta. Finally, the need for all India organization led to the establishment of Indian National Congress. ब्रिटिश ने यहाँ पर बहुत सारा ये जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भारतीयों के साथ किया, और इंडियंस को ये परमिशन नहीं देते थे कि वो यूरोपियन क्लब में जाएं, और इनको ये भी परमिशन नहीं होती थी कि ये ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में जाएं जिसमें अंग्रेज सफर कर रहे हैं या यूरोपियन पैसेंजर सफर कर रहे हैं। और उसी के बाद आर्म्स एक्ट आया जिसने कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा पैदा कर दिया। लॉर्ड लुटन ने इस एक्ट को 1875 में पास किया था, जिसका मतलब था कि इंडियन जो है कोई भी फायर आर्म्स अर्थात कोई भी हथियार नहीं रख सकते थे। और एक दूसरा भेदभावपूर्ण वाला कानून आया जिसको कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। इसमें भी भारत जो क्षेत्रीय भाषा के न्यूज़पेपर थे इनकी आजादी पर रोक लगा दी गई थी। और दूसरा मामला था इल्बर्ट बिल जो कि 1883 में आया। उसने ये जो है इसने ट्राई किया कि जो इंडियन जजेस थे इनको ये जो है जो ब्रिटिश के खिलाफ इनको केस करने होते थे, उनमें इस बिल में ये कहा गया था कि उनको ये इक्वल राइट नहीं दिए गए हैं।
यानी भारतीय जजों को उनके खिलाफ कोई कानून पास कर, कोई चीज आर्डर करने की कोई परमिशन विशेष नहीं होती थी। और इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी भेदभावपूर्ण अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीयों को अपमानित महसूस कराया, और इसके बाद पूरे भारत में एक नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का सेंस डेवलप हुआ। और उसके बाद कई सारे पूरे भारत में अलग अलग पार्ट में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, जिसमें कि पूना सार्वजनिक सभा और मद्रास महाजन सभा बनी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी, और कई और एसोसिएशन जिसमें कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता बनी। बाद में एक पूरे भारत के लिए एक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हुई तो उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। The Indian National Congress was founded at Bombay, now Mumbai, from 28-30 December 1885. This meeting was organized by the retired British official named Alien Octavio Hume, Dadabhai Nauroji, and a few others. 72 delegates from all over India attended this first meeting. Vomesh Chandra Banerjee, Dadabhai Nauroji, Badruddin Tayyab ji, Firoz Shah Mehta, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यस सुब्रमण्य आयन, रोमेश चंद्र दत्ता, दिनशा इदलजी वच्चा, एटसेट्रा, सम ऑफ पीपल हु अटेंडेड दिस मीटिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बॉम्बे में बनी, आज की डेट में इसको मुंबई कहा जाता है, 28 से 30 दिसंबर 1885 के बीच में। और एक मीटिंग हुई, इस मीटिंग में एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम एलियन ओक्टियो होम थे, उनके साथ दादा भाई नौरोजी और कुछ और लोग थे, और 72 प्रतिनिधि थे पूरे भारत से जिन्होंने ये पहली मीटिंग अटेंड की। मोमेश चंद बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यश सुब्रमण्य आयन, रोमेश चंद्र दत्ता, दिनशा इदलजी वाचा, ये सब लोग थे जिन्होंने ये मीटिंग अटेंड की थी। इंडियन नेशनलिज्म, द मॉडरेट फेज। The moderate phase 1885-1905, the Indian national movement up to 1905 was dominated by leaders who have been called moderates. These leaders wanted to pursue the British to give the Indians some participation in administration and introduced political reforms. Their methods of agitation was also moderate, based on petitions, meetings and speeches. The moderates wanted to more representation for Indians Legislative Council. They wanted Indian to given high post in government services, so they demanded the Indian Civil Services exam should also be held in India along with London, so that it would be easier for Indians to sit for this examination. Some of other demands of moderates were separation of judiciary from the executive, say spread of primary education among the masses, development of loan facility and extension of agriculture for the farmers, repeal of Arms Act and freedom of speech and expressions. In the economic spheres, they wanted rapid development of modern industries. They strongly criticized the India's wealth was being drained to England and demanded that this drain must be stopped, and they demanded the reduction of land revenue to lighten the burden of taxation on the peasants. They criticized the high military expenditure of the government and demanded its reduction. They declared the high taxation was one of the cause of India's poverty. They also protested against the treatment of Indian laborers abroad. Thus, the moderate leadership was concerned about the problems and exploitation of the masses. The moderates trusted the British and they believed that British would accept the just demand of Indians. Many of them felt the Indians have to still learn from the British, and the time was not yet ripe to throw direct challenge to the foreign rule. Moderate phase. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात की जाए तो 1905 में कुछ लीडर थे जिनको कि मॉडरेट कहा जाता था। ये लीडर्स चाहते थे ब्रिटिशर्स को कि भारत वो छोड़ें, मतलब भारत में वो भारतीयों को वो जो है पार्टिसिपेशन दें, भागीदारी दें, किसमें? प्रशासन में और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में। और उनका मेथड था एजिटेशन, आंदोलन। और ये
मॉडरेट बेस्ड ऑन पिटिशन मीटिंग्स एंड स्पीचेस, ये जो है उग्रवादी दल कहे जाते थे और ये जो है मीटिंग्स में अपने स्पीच देते थे। मॉडरेट ये चाहते थे कि भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में पूरा प्रतिनिधित्व मिले और ये भारतीयों के लिए चाहते थे कि इनको गवर्नमेंट सर्विसेज में हाई पोस्ट मिले और ये डिमांड करते थे कि भारतीय सिविल सर्विसेज में कि भारतीय सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो इंडिया में भी होना चाहिए, लंदन में भी हो और इंडिया में भी हो, जिससे कि भारतीय आसानी से इस परीक्षा में बैठ सकें। उनकी कुछ और भी डिमांड थी, जिसमें कि इनकी डिमांड ये थी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग होनी चाहिए, यानी न्यायपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग होनी चाहिए। और उनकी मांग ये भी थी कि प्राइमरी एजुकेशन भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और उनका मानना था कि लोन फैसिलिटी और डेवलप की जानी चाहिए। कृषि को भी, कृषि के लिए सुविधाएं और बढ़ाई जानी चाहिए। आर्म्स एक्ट में कुछ सुधार चाहते थे और वो ये भी चाहते थे कि जो है बोलने की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसके बारे में कहा जाता है। इकोनॉमिक स्फीयर में अगर बात की जाए, आर्थिक स्थिति पर बात की जाए, तो वो चाहते थे कि भारत की इंडस्ट्रीज का बहुत तेज विकास होना चाहिए और वो ये इस बात की बहुत निंदा करते थे, यानी मॉडरेट्स जो थे वो इस बात की बहुत निंदा करते थे कि भारत का धन इंग्लैंड भेजा जा रहा है और इससे भारत में धीरे धीरे इसकी कमी हो रही है। वो डिमांड कर रहे थे कि जो लैंड रेवेन्यू है, भू राजस्व कर है, इसमें कमी की जानी चाहिए और भारतीयों पर ज़्यादा टैक्स का भार नहीं दिया जाना चाहिए। वो जो है बहुत सारा खर्च भारतीय मिलिट्री पर खर्च करने की आलोचना करते थे और वो ये डिमांड करते थे इसकी कमी की जानी चाहिए। और इन्होंने ये भी डिक्लेयर कर रखा था कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण जो है ये भारत में बहुत सारे टैक्स के कारण से भारत में गरीबी है और वो ये भी चाहते थे कि भारतीय लेबरों का को टार्चर नहीं किया जाना चाहिए और उन मॉडरेट लीडरशिप में ये चाहते थे कि जो है इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जाए और ये बार बार अपने स्पीच में कहते भी थे। मॉडरेट्स जो है ये जो है इनकी बहुत डिमांड थी कि ये डिमांड इनकी पूरी की जाए और इस प्रकार से ये बहुत बड़ा चैलेंज था। सॉरी इसके लिए, मॉडरेट्स को नरमपंथी कहा जाता है, गरम दल नहीं बल्कि नरमपंथी, इनको नरमपंथी कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, एक जगह मैं इसको बोल गया हूं, तो मॉडरेट्स का मतलब हो गया नरम दल, नरमपंथी। extremists radicals 1905-1915, the reluctance of British government to accept any important demands of moderates made any politically conscious people disappointed. Leaders like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, and Aurobindo Ghosh wanted to Indians to self-reliant and to develop self-respect in themselves. They told the British that the remedy to their sad condition lay in their own hands and that they should become fearless and strong. They deeply hated the British rule and declared that Swaraj was their goal. Tilak raised the powerful slogan, "Freedom is my birthright and as I shall have it." They had deep faith in the strength of the masses and they planned to achieve Swaraj through mass action, as their demands were much more radical as compared to moderates. They were called the extremists. तो एक्सट्रीमिस्ट बात करते हैं, रेडिकल, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे और इनकी भी डिमांड थी, ये भी मॉडरेट्स की तरह इनकी भी डिमांड थी। और इसमें लीडर्स अगर नाम लिया जाए तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये चाहते थे कि भारत का डेवलपमेंट होना चाहिए और यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी ध्यान दी जानी चाहिए। ये कहते थे कि पीपल जो है ये बिना डर के यहाँ रहना चाहिए और ये ब्रिटिश के रूल में ये भी मांग करते थे कि हमें स्वराज चाहिए। और इसी में नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, जिसमें इन्होंने कहा है कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। और इसी स्वराज में कई सारे आंदोलन भी हुए और इनकी डिमांड जो थी ये रेडिकल्स की कंपेयर में ज़्यादा थी, इसीलिए इनको एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, द ग्रोइंग स्पिरिट ऑफ militant nationalism got a boost when Bengal was partitioned in 1905. Viceroy Lord Curzon divided the province of Bengal into two parts, Eastern Bengal and Assam as one part,
and the rest of Bengal, which included West Bengal, Bihar and Odisha as other part. The justification given for partition was that Bengal was too a big province to be administered efficiently and therefore should be divided for administrative convenience. However, the actual political political motive was to crush the rising wave of nationalism in Bengal and to play the policy of divide and rule by separating the Hindus and Muslims. The partition of Bengal made the Indians very angry. They saw the act of partition as a challenge to Indian nationalism and started a powerful anti-partition movement. और उसके बाद एक बड़ा निर्णय लिया अंग्रेजों ने, बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में, जिसमें कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया। एक तो ईस्टर्न बंगाल और आसाम एक पार्ट बना और दूसरा जो था वेस्ट बंगाल ये बनाया गया, जिसमें कि बिहार और उड़ीसा और दूसरे पार्ट थे। और इसमें ज्यूरिडिक्शन जो था, इसमें ये पार्ट बहुत बड़ा था, तो इसको इन्होंने कहा कि ये बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए कि प्रशासनिक कारणों से इसको दो भागों में बांटा जा रहा है, और यही कह के उन्होंने ये किया था। लेकिन इसका मेन कारण ये नहीं था, इसका मेन कारण था हिंदू मुसलमानों को बांटना, हिंदू और मुस्लिमों को बांटना ही ये बंगाल के पार्टीशन का मेन कारण था, जिससे कि इसके कारण भारतीय नाराज हो गए। और ये पार्टीशन, ये जो बंटवारा हुआ बंगाल का, इसके कारण बहुत बड़ा राष्ट्रवाद भारत में पैदा हुआ। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट टू चैलेंज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। स्वदेशी मीन्स द यूज ऑफ इंडियन गुड्स एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश goods became the main features of movement. The aim of Swadeshi and boycott movement was development of self-reliance or Atma Shakti. So Indian wanted to assert economic independence by mass burning of foreign cloths and by picketing the shops selling foreign cloths and other foreign goods. Indians started opening their own textile mills, shop and match factories, handlooms, weaving units, banks and insurance companies. A significant feature of this movement was the participation by student community. Another remarkable aspect of movement was the active participation of women. The British was determined to suppress the movement. They started arresting the Indian leaders involved in the Swadeshi and boycott movement. Tilak, the main leader of movement, was arrested and sentenced to 6-year imprisonment in Mandalay, Burma. Swadeshi and boycott movement proved that if the Indians unite, they can launch powerful movement against the British rule. Finally, in 1911, the British government cancelled the partition of Bengal and decided to reunite Western and Eastern Bengal and create a new province comparing to Bihar and Odisha. स्वदेशी मूवमेंट, द चैलेंज टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल का विभाजन किया गया, इसके कारण से स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट भारतीयों ने लॉन्च किया। स्वदेशी का मतलब यूज ऑफ इंडियन गुड्स, मींस भारतीय सामानों का प्रयोग और ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार करना, ये इसका मेन फीचर था। और जो स्वदेशी का एम था, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट का जो उद्देश्य था, इससे आत्मशक्ति का विकास, अपना स्वयं का विकास, और इसीलिए इससे भारत का भी विकास होगा। और इसका नतीजा क्या हुआ, इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी बातें थी कि इन्होंने कहा कि बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, यानी विदेशी कपड़ों को जलाया गया, दुकानों को लूट लिया गया, और सेलिंग फॉरेन क्लॉथ्स, शॉप सेलिंग फॉरेन क्लॉथ्स एंड अदर फॉरेन गुड्स। तो इसमें यह भी किया गया कि मतलब विदेशी दुकानों को लूट लिया गया, विदेशी कपड़ों को जलाया गया, फॉरेन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, और भारतीयों ने कई सारी अपनी टेक्सटाइल मिल्स लगाई, सोप मिल्स लगाई, मैच फैक्ट्रीज लगाई, हैंडलूम्स लगाए, कई सारे बैंक्स बनाए गए। भारतीयों ने अपने सब ये काम करने शुरू किए, अंग्रेजों पर हम आधारित नहीं रहेंगे। और इसका ये सबसे बड़ा परिणाम हुआ कि जो है कई सारे स्टूडेंट यूनियन भी बनी, और इसमें महिलाओं ने भी खूब सारा भाग लिया, और ये ब्रिटिशर्स
ब्रिटिशर्स ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया और इसीलिए उन्होंने कई सारे भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि बंदी बना लिया, जिसमें कि तिलक मेन लीडर थे। तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया और 6 साल की सजा इनको दी गई और इनको ये है मांडले बर्मा में बंद कर दिया गया जेल में। स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट ने ये प्रूव कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय एक हैं और वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे। और 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अंत में परेशान होकर के उसने बंगाल का पार्टीशन कैंसिल कर दिया और कैंसिल करके वेस्टर्न ईस्टर्न बंगाल को जो है ये मिला करके एक प्रोविंस बिहार और उड़ीसा बना दिया। Rise of revolutionaries. There were group who did not believe in peaceful methods of Congress. Peaceful methods of Congress. These were revolutionaries active in Bengal, Maharashtra, Punjab, and Tamil Nadu. Wanted to throw out the British physically, as the revolutionary newspaper Yugantar, a Bengali revolutionary newspaper, declared force must be stopped by force. Their methods involved assassination of unpopular officials, looting of arms, cash, and acts of sabotage. And revolutionary formed secret society. B.D. Savarkar organized a secret society called Abhinav Bharat. One of the most famous secret society was Anushilan Samiti. In 1908, Khudiram Bose and Prafulla Chowki, two young men, threw a bomb at a carriage near Kakori, which they thought was occupied by King Ford, the unpopular judge at Muzaffarpur. While Prafulla Chowki shot himself dead, Khudiram was tried and hanged. The revolutionary group also started a publishing newspaper to spread their ideas. The Sandhya and Yugantar in Bengal and Kal in Maharashtra were most prominent among them. The revolutionary also established centers of activity abroad. In London, the lead was taken by B.D. Savarkar, Lala Hardayal, Shyamji Krishna Verma, while Europe, Madam Bhika Ji Kama and Ajit Singh were prominent leaders. Indian revolutionary in the United States of America and Canada established the Ghadar Party at San Francisco in 1913. The aim of Ghadar Party was to stir up rebellion in India. Though the revolutionary could not throw out the British, their courage and heroism inspired the Indians. In 1911, George V announced the capital of India would be shifted from Calcutta to Delhi. एक दूसरा भी ग्रुप था जो कांग्रेस के शांतिपूर्ण तरीके से संतुष्ट नहीं था और ये क्रांतिकारी कहलाते थे। और ये क्रांतिकारियों में बंगाल के, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, ये जो हैं ब्रिटिशर्स को फिजिकली इनके ऊपर कुछ करना चाहते थे। और इसमें कई न्यूज़पेपर थे, जिसमें युगांतर का नाम आता है, बंगाली न्यूज़पेपर था। इन्होंने डिक्लेयर किया था कि बल को बल से ही तोड़ा जा सकता है और इसीलिए इन्होंने कई सारे हत्याएं भी की थी, कई सारे हथियारों को भी लूटा था, कई सारे कैश को भी लूटा था, जिसमें कि कई और भी लोग आते हैं। इसमें B.D. सावरकर ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था अभिनव भारत, और अनुशीलन समिति भी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी। 1908 में अगर बात की जाए तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने काकोरी में बम फेंक दिया था और इसी में किंग फोर्ड जो अनपॉपुलर जज थे वो ऑक्युपाइड किए गए थे। प्रफुल्ल चाकी ने उसके बाद स्वयं को शूट कर लिया था। खुदीराम को जो है बाद में फांसी पर लटका दिया गया था। और रिवॉल्यूशनरी ने कई सारे न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए थे अपने आइडियाज़ को लोगों में बताने के लिए, जिसमें कि संध्या और युगांतर का नाम आता है। काल महाराष्ट्र का था। और जो ये रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी थे, इनकी जो एक्टिविटी थी, इनकी कई एक्टिविटी अगर आप देखें तो लंदन में ये एक्टिविटी किया था B.D. सावरकर, लाला हरदयाल और श्यामाजी कृष्णा वर्मन ने। मैडम भीका जी कामा, अजीत सिंह, ये लीडर्स थे। रिवॉल्यूशनरी जो थे अमेरिका में भी थे, जिसमें अमेरिका और कनाडा में गदर पार्टी की स्टैब्लिश की गई थी। गदर पार्टी ने भी इसमें काम किया था और इन्होंने ब्रिटिश को दबाने का प्रयास किया था। बाद में 1911 में जॉर्ज फिफ्थ ने इंडिया की कैपिटल को जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। इन ऑर्डर टू वीकेन द इंडियन
national movement, the British had started playing a game of divide and rule to separate the Hindus and Muslims. This led to formation of Muslim League in 1906. The league showed its separatist tendency when it supported the partition of Bengal and also started requesting the British to give their Muslims separate electorate. और उसी के बाद अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई, डिवाइड और रूल की, बांटो और राज करो। इसमें हिंदू और मुस्लिमों को बांटने का प्रयास किया और इसी के क्रम में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिससे कि भारत को बांटने का काम किया जा सके। सूरत स्प्लिट 1907, the differences in policies and methods of the moderates and extremist finally led to a split between the two in Surat session of Indian National Congress in 1907. The Congress remained under the control of moderates while extremists were excluded. कई सारी पॉलिसियों में डिफरेंस होने के कारण से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में एक खाई सी खिस गई और सूरत जो सेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, सूरत सेशन 1907 का, इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये एक्सक्लूडेड हो गए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, the British enacted the Indian Councils Act in 1909. This act is also known Morley-Minto Reform. After Morley, the Secretary of State, and Minto, Viceroy, the act tried to please the moderates by increasing the number of elected members in Imperial Legislative Council and Provincial Council, but the councils had no real power. Moreover, the reforms introduced the dangerous principle of a separate electorate for Muslims. This was part of divide and rule policy of the British. Thus, it was very clear that these reforms had not really granted much. उसी के बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909 का आया। इस सुधार में मार्ले मिंटो सुधार ने कई सारे नंबर्स इंप्रीज काउंसिल के बढ़ाए और इस काउंसिल में लेकिन रियल पावर नहीं देखी जा सकती है। इसमें इन्होंने मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रिंसिपल भी बनाया कि मुस्लिमों के लिए अलग से इलेक्टोरेट सेपरेट किया जाए और ये पॉलिसी जो थी रियल में देखी जाए तो डिवाइड और रूल की पॉलिसी को बढ़ाती है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द लखनऊ पैक्ट। When the First World War broke out in 1914, the Indian nationalists decided to support the British government in hope that after the war, the British will bring about the major political reform in India. But Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant continued their agitation demanding Swaraj. They started the Home Rule movement demanding the self-government for India. A positive development took place in 1916 when in Lucknow session of Congress, moderates and extremists were reunited. Moreover, Congress and Muslim League signed the Lucknow Pact in 1916 and decided to present common political demands before the government. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुई, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने डिसाइड किया कि वो अंग्रेज गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे इस आशा में कि वार के बाद भारतीयों को आज़ादी दे दी जाएगी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट तो इस मांग पूरी डिमांड ही कर रहे थे कि हमें स्वराज मिलना चाहिए और इसीलिए होम रूल मूवमेंट भी चलाया गया था 1916 का जो लखनऊ सेशन हुआ कांग्रेस का। इस सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों एक हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन किया, जिसमें कि ये वर्तमान परिस्थितियों में जो है साथ देने का वादा किया गया। इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-1919 द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज intensified. Indians had hoped that British will bring about major political challenges after the First World War, but they did not fulfill these promises. So the Indian felt betrayed. Moreover, the war led to huge rise in the defense of expenditure of British, leading to the increase of taxes on Indians. The war also led to shortage of goods and high rise in prices. Moreover, the British forcefully recruited the soldiers for the war, pressurized the Indian village to supply soldiers for the war. This was deeply resented by the Indians. However, these Indian soldiers returned from the war with the knowledge of the outside world and with the new ideas of freedom. Finally, the Russian Revolution of 1917 inspired the Indians. They learned that if the masses unite, they can overthrow the most oppressive government in the world. Thus, the First World War created a new political issue in India.
लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो स्थिति थी, ब्रिटिश ने अपना वादा पूरा नहीं किया और इन्होंने अपने वादा नहीं पूरा किया, जिसके कारण कई सारे भारतीय नाराज भी हो गए और उन्होंने कई सारे सामानों का दाम भी अंग्रेजों ने बढ़ा दिया था और टैक्स भी खूब सारे बढ़ा दिए थे और जिससे कि सामानों की शॉर्टेज भी हो गई थी और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस था, दाम भी चीज़ों का बहुत बढ़ गया था। जो ब्रिटिश जो ज़्यादातर नियुक्ति करते थे, जिसने सिपाहियों की, जो सोल्जर्स की नियुक्ति करते थे, उनके ऊपर ये दबाव डाला जाता था। ब्रिटिश को ज़्यादातर अपॉइंट करते थे, उनके ऊपर ये दबाव डाला जाता था कि जो है इंडियंस को नियुक्त ना किया जाए। साथ में भारतीय गांवों पर यह दबाव डाला जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स के लिए ही सामान भेजे जाएं और इसका असर ये पड़ा कि जो है लोगों के अंदर आज़ादी के प्रति भाव जाग गए और बाद में रशियन रेवोल्यूशन 1917 से भी भारतीय इंस्पायर्ड हुए और इनके मन में पूरे रीयूनाइट होने का विचार आया, रीयूनाइट होने का। ब्रिटिशर्स की ऑपरेसिव जो दमनकारी नीतियां थीं, इसने भारतीयों को एक होने में बहुत बड़ी मदद की थी। Mahatma Gandhi and nationalist movement. Mahatma Gandhi arrived in India in 1915 from South Africa. He brought with him a new thought of struggle through a non-violence and non-cooperation based on satyagraha. The technique of satyagraha was based on truth and non-violence. A satyagrahi will always be truthful and peaceful, but at the same time he would never submit what he considered wrong. A true satyagrahi will be fearless. He would never bow down before evil. According to Gandhi ji, non-violence was not a weapon of the weak. Only the strong and brave could practice it. Gandhi ji had an immense faith in strength of the common people to fight. He drew attention the focus of the Indian national movement towards the villages where the majority of Indians lived. Soon after his arrival in India, he took up the cause of peasants of Champaran in Bihar who were being forced by European planters to cultivate indigo. He also took up the cause of the mill workers of Ahmedabad who were given very low wages and the peasants of Kheda district of Gujarat who were overburdened with high land revenues. Participating in these local movements, Gandhiji learned about the problems and suffering of the Indian masses. Apart from fighting of the freedom of India, he also took up the cause of Hindu-Muslim unity. He fought all his life against untouchability and he strongly advocated rising social status of Indian women. 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे और अपने साथ एक विचार जो लाए वो नॉन वायलेंस का, अहिंसा का विचार लेके आए। इसको सत्याग्रह कहा जाता है। सत्याग्रह की ये टेक्निक जो थी सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। सत्याग्रही हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ता है, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से लड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक सत्याग्रह, ये कभी भी सत्याग्रह का जो मामला है ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है। और उन्होंने कहा एक जो सत्याग्रही है वो हमेशा फियरलेस होता है, वो कभी डरता नहीं है। कि गांधी जी का कहना था कि अहिंसा जो है ये कमजोरों का अस्त्र नहीं है। उनका कहना था कि एक बहादुर व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। और गांधी जी ने कॉमन पीपल को इस तरीके से लड़ने का तरीका उन्होंने बताया और उन्होंने लोगों में एकता बनाने का भी प्रयास किया। उनका पहला आंदोलन जो माना जाता है ये पीजेंट्स चंपारण बिहार का था, जिसमें कि चंपारण में जबरदस्ती ये नील की खेती करने के लिए दबाव डाला जाता था, जिसका कि गांधी जी ने विरोध किया और इसको सफलतापूर्वक सफल भी किया। और दूसरा इनका आंदोलन था अहमदाबाद वर्कर्स का, जिसमें कि मजदूरों को लो वेजेस का मामला था। और उसके साथ साथ तीसरा आंदोलन इनका नेक्स्ट था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात का मामला। इसमें बहुत सारा हाई लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, जिसमें कि भी गांधी जी ने सफलता प्राप्त की थी। और गांधी जी हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ लेके चलना चाहते थे। गांधी जी अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का बहुत कड़ाई से विरोध करते थे और भारत में महिलाओं की स्थिति पर इनके सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए भी गांधी जी प्रयास करते थे। The Rowlatt Satyagraha. In March 19, the British government in India passed the Rowlatt Act, which allowed the government to arrest imprison any person without any trial or conviction by the court. The Indians strongly opposed this act, and out of
hatred called it the Black Act. Gandhiji decided to launch a satyagraha against this unjust act. This was the first nationwide satyagraha led by Mahatma Gandhi. There were hartals, strike, processions and demonstration all over the country. It was during this time that one of the worst political crime, the infamous Jallianwala Bagh massacre, took place. The military commander of Amritsar, General Dyer, ordered the armed soldiers to open fire at a large unalarmed crowd. Unarmed crowd. The crowd had gathered at Jallianwala Bagh to protest against the arrest of local leaders. This incident shocked the entire nation and unveiled the brutal face of British imperialism. मार्च 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रॉलेट एक्ट पास किया जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को बिना अरेस्ट किया जा सकता था और बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट में ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता था, जिसका कि बहुत कड़ाई से भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि ये काला कानून माना जाता था। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वह इसके खिलाफ एक सत्याग्रह करेंगे और पूरे देश में महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह किया गया, जिसमें हड़ताल हुई, स्ट्राइक हुई, बहुत सारा विरोध हुआ। पूरी कंट्री के इतने सारे विरोध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत नाराज हो गई और इसी का परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें कि अमृतसर में जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जिसमें कि बिना हथियारों की जो भीड़ खड़ी थी इसके ऊपर गोली चलाई जाए। और इस गोली में जो कि ये इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और जलियांवाला बाग में इतनी गोलियां चलाई गई जिससे काफ़ी संख्या में लोग मारे गए और अंग्रेजों का ये निर्दयी चेहरा सामने आया। इससे पूरे देश में लोग नाराज हो गए। फर्दर इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 1922-29 formation of Swaraj Party. After the withdrawal of Khilafat and non-cooperation movement, some congressmen led by Chittaranjan Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party, a party within the Congress. They decided to fight the elections to Legislative Council, entire the Legislative Council, and put forward their demands and oppose the government if their demands were not fulfilled. बाद में खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वापसी के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई और इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपनी डिमांड रखेंगे। अगर इनकी डिमांड नहीं पूरी हुई तो ये जो है इसके खिलाफ जाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे। द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, the revival of revolutionary movement was an important development. Chandrasekhar Azad formed a revolutionary organization called Hindustan Socialist Republican Association (HSRA). The revolutionary now wanted to organize a revolution by the masses. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Central Legislative Assembly on 8 April 1929. The aim was not to kill but to warn the British of this revolutionary spirit. In Bengal, the revolutionary organized a well-planned raid at the government armory under the leadership of Surya Sen. An important aspect of the revolutionary movement in Bengal was participation of women. रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने एक क्रांतिकारी पार्टी बनाई जिसको कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा गया और ये भी जो है भारत की आज़ादी चाहते थे। और भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने इस क्रम में क्या किया कि उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया 8 अप्रैल 1929 को। इनका उद्देश्य बम फेंकने का उनका उद्देश्य जो था किसी को मारना नहीं था बल्कि कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिर्फ सावधान करना था, वार्न करना था, चेतावनी देना था। और इसी क्रम में जो है सूर्यसेन ने एक रेड मारी थी आर्मरी के अंतर्गत और एक इम्पॉर्टेंट ये हुआ था जिसमें कि महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन हो सके। साइमन कमीशन 1927। In 1927, British government appointed a commission to suggested further constitutional reform in India. The commission was named after its chairman Simon. Since all the members of commission were Englishmen, the Indian nationalists strongly protest against this commission. Where the commission went, it was greeted with
हड़ताल, ब्लैक फ्लैग demonstration under the slogan Simon go back. The government used brutal suppression and police attack to break the popular opposition. 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन नियुक्त किया साइमन के अंडर में। इसके चेयरमैन जो थे साइमन थे, इसमें सभी मेंबर जो थे वो अंग्रेज ही थे, किसी भारतीय को इसमें मेंबर नहीं बनाया गया था। और इसलिए ये विरोध किया गया और भारत में हड़ताल हुई, कई सारा विरोध हुआ और भारत में साइमन कमीशन के आने पर यहाँ पर स्लोगन लगा, नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और इसके लिए अंग्रेजों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारा निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया। कई पुलिस मैन ने इसके लिए ये किया। Lahore session 1929. The Lahore session in Congress in 1929 expressed this new militant spirit under the presidency of Jawaharlal Nehru. The Congress passed the historic Purna Swaraj revolution demanding the complete independence on 31st December 1929. The newly adopted tricolor flag of freedom was hoisted. It was also decided in 1930 session of Congress that 26 January will be celebrated every year as Independence Day. लाहौर सेशन कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ 1929 में, जिसमें कि ये जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे और इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड अंग्रेजों से की और 31 दिसंबर 1929 को ये तिरंगा झंडा एडॉप्ट कर लिया गया, इसको फहराया गया। और 1930 के सेशन में 26 जनवरी को ये माना गया कि इस दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। Civil disobedience movement 1930-34. The civil disobedience movement was started by Gandhiji on 12 March 1930 with the famous Dandi March. Along with this 78 followers, Gandhiji walked nearly 375 km from Sabarmati Ashram to Dandi, a village on sea coast of Gujarat. On 6 April, Gandhiji reached Dandi, picked up a handful of salt and broke the salt law as symbol of Indian people's refusal to live under British laws and as such under British rule. The civil disobedience movement led by Gandhiji spread all over the country. Apart from violation of salt laws, people boycotted forest laws, boycotted foreign goods and refused cession to pay unjust land revenue and other taxes. A special features of the movement was wide participation of women. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को लॉन्च किया था, जिसके क्रम में दांडी मार्च किया था उन्होंने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ 375 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी तक वो गए थे, जो कि गुजरात में है। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और वहां पे उन्होंने नमक कानून तोड़ा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे भारत में इसका प्रचार फैला और लोगों ने नमक कानून का विरोध किया, जो नमक पर कानून लगाए गए थे। और इसी के क्रम में फॉरेस्ट लॉ का भी विरोध किया गया और विदेशी सामानों का भी विरोध किया गया और बहुत सारे टैक्सेस का भी विरोध इसके साथ किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। The British government organized the first round table conference in 1932 to discuss the Simon Commission report, but the Congress boycotted it. The British wanted the Congress to attend the second round table conference, so the Viceroy Lord Irwin signed a pact with Gandhiji called Gandhi-Irwin Pact. In return, Gandhiji agreed to go London and attend the second round table conference after suspending the civil disobedience movement, but the conference failed because the British were not ready to accept any of the basic demand of Congress. On his return to India, Gandhiji resumed the civil disobedience movement, which continued till 1934, though the movement did not bring freedom, but it made the people more concise and active politically. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में की साइमन कमीशन रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए, जिसका कि कांग्रेस ने बायकॉट किया। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इसको जो है अटेंड करे और इसी क्रम में
वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक पैक्ट गांधी जी के साथ साइन किया, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। और बदले में गांधी जी ये इस पर सहमत हो गए कि वो लंदन जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और इसी क्रम में जब ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, तो कॉन्फ्रेंस फेल हो गई क्योंकि अंग्रेज कोई भी भारतीयों की कोई भी डिमांड मानने को तैयार नहीं थे। और इसी क्रम में गांधी जी इंडिया वापस जब लौटे तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस फिर से शुरू कर दिया, जो कि 1934 तक जारी रहा। और इसी क्रम में इनको जो है ये चीजें चली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 pressurized by the agitation of Indians, the British government passed the Government of India Act of 1935, which gave autonomy of Indian province and election were held for provincial legislature. Congress marked its popularity by forming ministers in 7 out of 11 provinces in election held in 1937. The act tried to address the demands of Indians but fell short of this expectation. और इसी क्रम में भारतीयों ने जब आंदोलन किया तो अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास कर दिया, जिसमें कि भारतीय राज्यों में इलेक्शन का प्रावधान किया गया, जिसमें से कि कांग्रेस जो मिनिस्ट्री बनाई गई थी 11 में से 7 कांग्रेस इसमें जीती थी, जो कि 1937 में हुआ था। इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939-1945. Resignation of Congress ministers. When the Second World War broke out in September 1939, Congress was ready to give support to British in war, but in return they wanted India to be granted independence after the war. But British refused the grant this demand. The Congress ministers therefore signed in protest. Failure of Cripps mission. जब सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है 1939 में, इसमें कांग्रेस ने कहा कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन इस मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन. द सिक्योर्ड द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द वार टू गेट द resources and manpower from India to fight the war. The British sent in the March 1942 a mission headed by cabinet mission Sir Stafford Cripps. But the negotiations failed because the Indian leaders were not satisfied with the vague promise to increase the number of Indian members in the Viceroy Executive Council. British government refused to accept the Congress demand for immediate transfer of effective power to Indians. अगर इसमें बात की जाए तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे, ये बातचीत के लिए इंडिया में आए और इसमें बातचीत की गई। इसमें भारतीय मेंबर्स भी बढ़ाए गए थे और इस बातचीत में ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. After the failure of Cripps mission, Congress decided to further pressurize the British to accept their demand for independence. On 8 August 1942, the Congress under the leadership of Gandhiji passed the Quit India Movement resolution demanding an immediate end of the British rule in India. But in morning of 9 August, Gandhiji and all other Congress leaders were arrested and Congress was declared illegal. But the movement could not be crushed. All over the country, there were hartals, strikes and demonstrations. The people attacked the police stations, post office, railway station, etc. in many places. Parallel governments were set up. The British tried to crush the movement very harshly. और क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद कांग्रेस की सारी मांगों को ना माने जाने के बाद 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस के साथ गांधी जी की लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया, जिसमें कि अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा गया। 9 अगस्त को कांग्रेस और बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। पूरे देश में इसके विरोध में हड़ताल हुई, स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक के साथ हड़ताल मतलब विरोध, बहुत धरना प्रदर्शन, जनता यहाँ की बहुत नाराज थी। कई सारे पुलिस स्टेशन पर अटैक किए गए, पोस्ट ऑफिस पर अटैक किए गए, रेलवे स्टेशन पर अटैक किए गए और ब्रिटिश को काफ़ी हरेस करने का प्रयास भी। इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस.
Subhash Chandra Bose, one of the most powerful nationalist leaders, escaped from India during this period to organize an armed struggle against the British rule. He formed the Azad Hind Fauj in Singapore to launch a military campaign for liberation of India. Subhash Chandra Bose inspired the people with his powerful words, "Give me blood and I will give you freedom." Subhash Chandra Bose, popularly known as Netaji, gave his followers the battle cry of Jai Hind. The INA joined the Japanese army in its march on India from Burma. However, when Japan was defeated in Second World War, INA too had give up its plan. However, INA and its leader Netaji set an inspiring example of patriotism before the people of India. सुभाष चंद्र बोस, जो कि भारत के एक बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया और आज़ाद हिंद फौज इन्होंने सिंगापुर में मिलिट्री कंपनी के साथ इन्होंने इसका आगाज़ भी किया। और इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस के बहुत पावरफुल वर्ड थे जिससे लोगों को उन्होंने इंस्पायर भी किया था। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली जो जाने जाते थे नेताजी के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने एक नारा दिया था, जय हिंद। और इन्होंने INA को जापानीज आर्मी के साथ इन्होंने बर्मा में मार्च भी कराया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान हार गया तब इनको अपना प्लान छोड़ना पड़ा और नेताजी जो थे, इनके नेताजी का बहुत बड़ा असर पड़ा था, बहुत बड़े देशभक्त थे। Indian nationalism after the Second World War. After the Second World War, British realized that they cannot rule India for long. Indians would no longer tolerate the humiliation of foreign rule. The British government therefore sent a cabinet mission to India in March 1946 to negotiate with Indian leaders the terms for the transfer of power to Indians. The cabinet mission suggested that India should be federation while giving a large amount of autonomy to province and state, but Congress and Muslim League did not agree to certain aspect of proposal. There was no option but the partition of a country. The British policy of divide and rule had helped in creating the rift between the Congress and Muslim League. In 1940, Muslim League passed a resolution demanding the partition of country and creation of a state to create a Pakistan. After the failure of a cabinet mission, large-scale communal riots started in different parts of country. On 16th August 1946, Muslim League launched the Direct Action Day to get Pakistan by brutal force. This was followed by Mahatma Gandhi toured East Bengal and Bihar to check these tribal riots. सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेजों ने ये अनुभव किया कि अब हम भारत को ज़्यादा दिन तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं। और इसी के क्रम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन को इंडिया में 1946 में बातचीत करने के लिए भेजा कि जो भारतीयों से बातचीत करके पावर को भारतीयों को ट्रांसफ़र कर दें। और कैबिनेट मिशन ने ये बातें यहाँ आए रखे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसके लिए तैयार नहीं हुई, भारत के इस कैबिनेट मिशन के इस प्रपोजल को तैयार नहीं हुए और वो भारत का बंटवारा चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश भी चाहते थे कि ये जो है भारत को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर चलाया जाए। और इसी के क्रम में मुस्लिम लीग ने 1940 में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिस रेजोल्यूशन में इन्होंने डिमांड किया कि पाकिस्तान बनाया जाना चाहिए। और कैबिनेट मिशन इसके क्रम में फेल हो गया, पूरे भारत में दंगे हुए। और इसी के क्रम में 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन प्लान लॉन्च किया, जिसमें कि बहुत सारे ब्रूटल वर्क भी हुए, ब्रूटल चीज हुए। और बाद में पाकिस्तान का बंटवारा इसी क्रम में हुआ। इंडिया विंस फ्रीडम 1947। फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन, द वायसर ऑफ इंडिया, अनाउंस्ड दैट इंडिया वुड बिकम द फ्री नेशन एंड ए न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल बी क्रिएटिंग along with free India. The nationalist leaders reluctantly agreed to partition in order to bring an end the terrible communal rights. Eventually, the sacrifices of generations. On 15th August 1947, India celebrates its first day of freedom, but the sense of joy was mixed with plan, the sadness of partition, the sacrifice of generation of patriots and martyrs had borne fruit in historic action to the nation. On 14th August in year 1947, Nehru put into poetic words the feeling of people of India when he said, "Long years ago we made a trust with destiny, and now time comes when we shall redeem our place, not wholly or in full measures, but very substantially at a stroke of midnight.
और व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी की घोषणा की और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन एक दुख के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। और 14 अगस्त 1947 को नेहरू जी की ये वर्ड नहीं भूलते हैं, जो कि उन्होंने कविता के रूप में भी कहा था कि लंबे समय के बाद में हमें आज़ादी मिली, और ये आज़ादी जो मिली है, इस आज़ादी से जब पूरा देश मध्य रात में सो रहा होगा तब हमें आज़ादी मिल चुकी होगी। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।